हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। और फार्माकोकाइनेटिक्स में जो भी पहली स्टेप है वो है एब्सॉर्प्शन। तो चलिए देखते हैं ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स की पहली स्टेप है वो एक्चुअली होती कैसे है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्सॉर्प्शन क्या होता है, ड्रग गट और इंजेक्शन से ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचता है, और फिर इस एब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर कौन कौन से है, और इसी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में देखते हैं एब्सॉर्प्शन होता क्या है। एब्सॉर्प्शन को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए, जो भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेड साइट है वहां से वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना। तो ड्रग एडमिनिस्टर की कौन सी साइट हो सकती है, तो ड्रग एडमिनिस्टर साइट्स की अगर बात करें तो वो हो सकती है ओरल रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, रेक्टल रूट या फिर वाजाइनल रूट। तो ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब में से जो आईवी रूट होता है या फिर इंट्रावेनस रूट होता है, इंट्रावेनस रूट के अलावा सभी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग को पहले एब्जॉर्ब होना पड़ता है और ये ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ही ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है। ड्रग्स सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर ब्लड में पहुंचता है। ये मेनली 3 तरीके से होता है। पहला है पैसिव डिफ्यूजन, जो कि जनरली विदाउट एनी एनर्जी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। नेक्स्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जनरली एटीपी स्पेंड किया जाता है और एटीपी स्पेंड करने के बाद जो भी एनर्जी निकलती है इन मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराती है। और थर्ड और लास्ट में आता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो इन तीनों में से बात करें, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के होने की वजह से और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जनरली इसी मैकेनिज्म से मोस्ट ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ओरल रूट से एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, तो हमारी जो ओरल ड्रग्स होती है गट वॉल के 3 पार्ट से एब्सॉर्ब हो सकती है। पहला है बकल कैविटी, जिसमें लिपिड सोल्यूबल जो भी ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्टमक, और इस स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड के होने की वजह से जो पीएच होता है वो पीएच एसिडिक देखने के लिए मिलता है, और इस स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होने की वजह से जो भी एसिडिक नेचर के ड्रग्स है वो ड्रग्स इसी रूट से एब्सॉर्ब होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया अल्कोहल या फिर एस्पिरिन। इसके बाद में हमारा थर्ड लोकेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जनरली आपको तो पता ही होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस होने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट जो भी होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर की जो भी ड्रग्स होंगी वो इसी रूट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी विलाय होते हैं विलाय के थ्रू एब्सॉर्ब होंगी। तो लोकेशन के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय से ही होती है। तो विलाय के बारे में और ज्यादा बात करें तो जनरली यहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया होने की वजह से ड्रग का एब्सॉर्प्शन होना इजी होता है, और इसी के साथ जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड सप्लाई भी यहाँ पे और ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसी के साथ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स अल्कलाइन नेचर या फिर बेसिक नेचर के होने की वजह से ये सारी ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्सॉर्ब होती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लास्ट वाले पोर्शन के बारे में अगर बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो भी ड्रग्स एब्सॉर्ब होते हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही होते हैं। ओरल रूट के बाद में नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो वो है पैरेंटल। पहला इंट्रामस्कुलर, और इंट्रामस्कुलर में जो भी ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं एक मसल में, और आपको तो पता ही होगा कि मसल में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो के होने की वजह से यहाँ दिए जाने वाले जो भी ड्रग्स है वो इजीली ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी का मतलब हम ये समझ सकते हैं जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतना ही ज्यादा हमें फास्टर एब्सॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। इंट्रामस्कुलर के बाद में नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस एब्सॉर्प्शन। अगर किसी भी ड्रग को स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस एब्सॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है सबक्यूटेनियस लेयर में फैट का बहुत ज्यादा प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ का एब्सॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है। तो जिन भी ड्रग का हमें फास्टर एक्शन और फास्टर एब्सॉर्प्शन चाहिए उन ड्रग को हम सबक्यूटेनियस लेयर से कभी नहीं देंगे। और इसके बाद में हम आते हैं लास्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पे बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है, जो कि होता है इंट्रावेनस रूट। तो इस रूट में से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो पूरा का पूरा जो ड्रग होता है वो पूरा का पूरा ड्रग ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है विदाउट एनी लॉस। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो कि एब्सॉर्प्शन के रेट को और एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। हमारा पहला फैक्टर है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। इस फार्मास्यूटिकल फैक्टर में 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। तो किसी भी ड्रग या फिर किसी भी डोसेज फॉर्म का अगर हमें अच्छा वाला एब्सॉर्प्शन चाहिए तो ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि अच्छा एब्सॉर्प्शन के लिए अच्छा डिसोल्यूशन होना जरूरी है, और अच्छा डिसोल्यूशन होने के लिए अच्छा डिसइंटीग्रेशन होना जरूरी है। तो जिन भी ड्रग का
अच्छा वाला डिसइंटीग्रेशन होगा, उन्हीं का डिसोल्यूशन अच्छा होगा, और डिसोल्यूशन अच्छा होने की वजह से उन्हीं का हमें एब्सॉर्प्शन भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो इसी को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपने टीवी पे क्रोसिन मेडिसिन की जो भी ऐड आती है वो तो देखी होगी। वो जो डिस्प्रिन टैबलेट होती है, वो डिस्प्रिन टैबलेट वो पानी में डालने के बाद हमें टूटती हुई दिखाई देती है। यही डिसइंटीग्रेशन है। डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के बाद हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे, फॉर्मुलेशन। तो हमारे जो टैबलेट्स हैं वो टैबलेट्स पे आउटर साइड से कोटिंग कैसे की गई है। अगर उसी टैबलेट को सस्टेन रिलीज या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के रिलीज के लिए अगर बनाया गया हो तो डेफिनेटली ऐसी टैबलेट्स इजी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होंगी। तो अगर ऐसी टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट ही लेट होंगी तो वो डिसॉल्व भी लेट होंगी, और डिसॉल्व लेट होंगी तो उनका एब्सॉर्प्शन भी लेट होगा, और अगर एब्सॉर्प्शन लेट होगा तो उसका जो ब्लड प्लाज्मा लेवल है, ब्लड प्लाज्मा लेवल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें सस्टेन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो गैसेस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स के अकॉर्डिंगली, तो गैसेस सबसे फास्ट और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे और सबसे कम एब्जॉर्ब होंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बारे में बात करें तो गैसेस से थोड़ा कम और सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा हमारे जो लिक्विड ड्रग्स होते हैं वो लिक्विड ड्रग्स इंटरमीडिएट रेट से एब्जॉर्ब होते हुए हमें दिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितना ज्यादा स्मॉलर होगा उतना ही ज्यादा एब्सॉर्प्शन हमें फास्टर और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर पे, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स में दो फैक्टर्स आते हैं। पहला है हमारा लिपिड सोल्युबिलिटी। तो फार्माकोलॉजी में कभी भी ये चीज ध्यान में रखना कि जो भी ड्रग लिपिड सोल्यूबल सबसे ज्यादा होगा उसका एब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, और जिन भी ड्रग का एब्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा उनका जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट भी हमें और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है पीएच और आयोनाइजेशन। कभी भी ध्यान में रखना कि जो भी हमारे आयोनाइज ड्रग है, आयोनाइज का मतलब होता है जो केमिकल मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हो। तो इसी को अगर एग्जांपल के साथ समझा जाए तो NaCl जो भी हमारा कंपाउंड है वो अगर आयोनाइज हो गया Na+ कैटायन में और Cl- एनायन में आयोनाइज हो जाएगा। इसी का मतलब जो NaCl आयोनिक कंपाउंड था वो Na+ और Cl- में ब्रोकन डाउन हो गया। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है ब्रोकन डाउन होना। तो मुझे बताइए कि हमारे ड्रग्स अगर ऐसे ही आयोनाइज होने लगे या फिर ब्रोकन डाउन होने लगे तो क्या उन ड्रग्स का हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमारा ड्रग जितना भी अनआयोनाइज फॉर्म में होगा उतना ही हमें यूजफुल होगा, और आयोनाइज जो भी ड्रग्स है वो हमारे बिल्कुल भी कुछ भी काम के नहीं है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो भी ड्रग हमने लिया अनआयोनाइज के फॉर्म में प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर में पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लार्ज होने की वजह से यहाँ पे जो एब्सॉर्प्शन हमें देखने के लिए मिलेगा वो भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सरफेस एरिया के बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है जीआई मोटिलिटी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी अगर ज्यादा है तो कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ड्रग या फिर कोई भी फूड मॉलिक्यूल्स अगर जीआई ट्रैक में प्रेजेंट है तो मोटिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो इजीली फास्टर तरीके से आगे पास ऑन हो जाएंगे। और अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से फास्टर मूव कर रहा है तो एब्सॉर्प्शन का जो भी टाइम है वहां पे वो टाइम हमें कम देखने के लिए मिलेगा। और इसी का मतलब अगर एब्सॉर्प्शन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में टाइम ही नहीं मिल रहा तो एब्सॉर्प्शन भी हमें कम देखने के लिए मिलेगा। इसी के अपोजिट देखा जाए तो जिन भी लोगों की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी कम होगी वो मोटिलिटी कम होने की वजह से जो भी ड्रग है वो इजीली आगे पास ऑन नहीं होगा, और इसकी वजह से ड्रग ज्यादा देर तक एब्सॉर्प्शन साइड पे प्रेजेंट रहेगा। और एब्सॉर्प्शन साइड पे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो इसी का मतलब ये होगा कि वो इजीली फास्टर तरीके से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एब्सॉर्प्शन के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? जो भी हमारा ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कितना ड्रग अनचेंज फॉर्म में, अनआयोनाइज फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी ड्रग हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने के बाद जो भी हमारा स्टमक होता है वो स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत सारा ड्रग यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी का मतलब यही ड्रग जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तब तक क्वांटिटी वाइज उतना ड्रग नहीं रहेगा जितना हमने ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया था। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो भी ड्रग हम इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस रूट में हमें कोई भी ड्रग का लॉस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओरल रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो इंट्रावेनस रूट के कंपैरिजन में कम हो गई। और ये जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बायो अवेलेबिलिटी एब्सॉर्प्शन पे डिपेंड होने की वजह से जो भी एब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होंगे वही फैक्टर्स बायो अवेलेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे फैक्टर्स हो गए हमारे ड्रग सोल्यूबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन या फिर पार्टिकल साइज या फिर पीएच और आयोनाइजेशन, हमारे लीवर के एंजाइम्स या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और फिर अगर हमें किसी भी ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला है। न्यूमरेटर में हम वो वाली वैल्यू लेंगे जो कि हमारी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग व्हेन एडमिनिस्टर्ड थ्रू दी
ओरल रूट, और डिनोमिनेटर में हम वो वैल्यू लेंगे जो कि उसी ड्रग को अगर हम इंजेक्शंस के थ्रू इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। कभी भी ध्यान में रखना, इस फॉर्मूला में इंट्रावेनस रूट की बायो अवेलेबिलिटी कभी भी डिनोमिनेटर में रहेगी, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में हम अदर रूट्स की बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इंट्रावेनस रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होने की वजह से हम डेफिनेटली हर बार जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर हम कभी भी इंट्रावेनस रूट ही लेंगे। तो अगर बात की जाए एब्सॉर्प्शन के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की, तो पहला है, तो अगर किसी भी ड्रग का एब्सॉर्प्शन अगर स्लो होगा या फिर कम होगा तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ड्रग के एक्शन पे पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ड्रग का एब्सॉर्प्शन ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्लाज्मा लेवल कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग के ज्यादा हो गए, और ज्यादा होने की वजह से उस ड्रग की हमें टॉक्सिसिटी हो गई। तो इसी वजह से किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले उसका फॉर्मुलेशन, उसका डोज या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि एब्सॉर्प्शन क्या होता है, ओरल रूट या फिर इंट्रावेनस रूट से अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें क्या फर्क आता है, और इसका इंपैक्ट बायो अवेलेबिलिटी पे कैसा पड़ता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि एब्सॉर्प्शन या फिर बायो अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इन सब फैक्टर्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो अगर आपको भी आपके फार्मा जर्नी में इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी हेल्प मिली होंगी तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स। और अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के नेक्स्ट वाले पार्ट की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी एक अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट और कंसाइज नोट्स चाहिए होगी तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस टॉपिक की जो भी नोट्स है वो नोट्स मैं गूगल ड्राइव पे लिंक के थ्रू शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम।